जय हिंद। दिस इज गौरव कुमार और ये हमारी एनडीए मैथ्स में मैट्रिक्स की सेकंड क्लास है। इस क्लास में भी मैं आपको मैट्रिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट कराऊंगा और ये मैट्रिक्स की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद कल में हम मैट्रिक्स के सारे पीवाईक्यू और एमसीक्यू सोल्व करेंगे और वो क्लास 1.5 आवर के आसपास की रहेगी। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा था। एडिशन की हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी कि मैट्रिक्स में जब एडिशन होता है तो वो कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी को फॉलो करता है और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स को फॉलो करता है। आप लोगों में से अगर किसी ने भी लास्ट क्लास नहीं देखी होगी तो पहले आप उस क्लास को देख लो। मैट्रिक्स में तभी आप सेकंड क्लास पे आओ। किसी भी चैप्टर में आप चैप्टर कोई भी स्टार्ट करो, पहले उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप पहले प्रीवियस क्लासेस देखो, फिर उसके बाद उसकी नेक्स्ट क्लास देखो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको समझते हैं, सीखते हैं, फिर उसके बाद हम इस पे बेस्ड प्रॉब्लम भी सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने पहले दिन देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को, जैसे मैंने ये मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 6। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। मैट्रिक्स का ऑर्डर बताया था, ये होगी नंबर ऑफ लेंथ्स, नंबर ऑफ रोज और ये हमारी होगी नंबर ऑफ कॉलम्स। ये हमारी रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ये हमारे कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए भैया, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर m/n है, ठीक है, बी के साथ तभी मल्टीप्लाई कर सकता हूं दो मैट्रिक्स का ए बी, तभी पॉसिबल है। ए बी इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए बी इज ओनली पॉसिबल व्हेन अगर हमारा ए का ऑर्डर m/n है तो बी का ऑर्डर n बाय कुछ भी हो सकता है। n बाय मैं p कर लेता हूं। ठीक है, मतलब क्या है कि इस फर्स्ट वाले की नंबर ऑफ कॉलम्स और इस सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ए एंड बी का अगर मल्टीप्लिकेशन करूं तो ए बी तभी पॉसिबल है जब इसके नंबर ऑफ रोज इसके नंबर्स ऑफ कॉलम के इक्वल होगी। ठीक है, तभी हम इसका क्या कर सकते हैं, तभी हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तभी दो मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। मल्टीप्लाई करना मैं इसके बाद सिखाऊंगा। जस्ट आपको पहले पता होना चाहिए कि हम किस टाइप के मैट्रिक्स की या किन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई डिफाइन नहीं होती। चलिए भैया देखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं एक मैट्रिक्स है जिसका हमारा ऑर्डर है 3/2 और मैं इसकी दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये हमारा कोई भी हो सकता है Aij, ये हमारा कोई भी हो सकता है Bij। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसका ऑर्डर होना चाहिए 2 बाय कुछ भी हो, 2/n, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है,
3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, बस हमारे ये दोनों इक्वल होने चाहिए। दोनों मैट्रिक्स के बीच के ये दोनों जो हमारे नंबर्स हैं ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है, तभी हम कर पाएंगे। ये कब पॉसिबल है? दूसरा, अगर हमारा दोनों ही मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, ये भी 3 by 3 का है, ये भी 3 by 3 का है, तो तब भी हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉसिबल, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक हमारा मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका हमारा ऑर्डर है 3/2, दूसरा हमारा मैट्रिक्स है बी आई जे और जिसका ऑर्डर है 3/2, क्या इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है? नहीं, इन ए बी इज नॉट डिफाइंड, ए बी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब थोड़ा मल्टीप्लिकेशन का देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। हाँ, एक जरूरी बात, अगर हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों ऐसे मैट्रिक्स है जिनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इसकी नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो हमारा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया मैट्रिक्स आएगा, ए बी आएगा, एक नया मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? उस मैट्रिक्स का ऑर्डर ये 3 और ये 3, फर्स्ट एंड लास्ट 3/3 होगा, ठीक है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, एक मैट्रिक्स है 2/3 और दूसरा मैट्रिक्स है हमारा 3/1, तो हमारा जो दोनों का मल्टीप्लाई करके ए भी जो मैट्रिक्स होगा वो होगा 2/1, ठीक है, ये होगा 2/1। चलो एग्जांपल से समझते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद करेंगे। चलिए भैया, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं, सबसे छोटा 1 2 2 1, 2/2 मैट्रिक्स है। इसकी मल्टीप्लाई मैं 2/1 के साथ भी कर सकता हूँ, 2/2 के साथ भी कर सकता हूँ। पहले मैं 2/2 के साथ ही मल्टीप्लाई करता हूँ। चलिए, इधर देखिए आप, एक मैट्रिक्स है हमारा A11 A12 A21 A22, दूसरा मैट्रिक्स है हमारा B11 B12 B21 B22, ठीक है भैया। अगर मेरे को इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, पहले तो ऑर्डर चेक करेंगे, इसका 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। हाँ, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और जो हमारा नया मैट्रिक्स होगा उसकी जो हमारी ऑर्डर होगी वो 2/2 होगी। मल्टीप्लाई कैसे होती है भैया? पहले इस रो की मल्टीप्लाई, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे। दोबारा बता देता हूं, पहले फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे, ठीक है। A11 B11 A11 B11 प्लस A12 B12 B2, ठीक है, ये हमारा एक हो गया। दूसरा हमारा होगा, अब इसी रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, फर्स्ट वाले की फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले की सेकंड वाले के साथ, और दोनों का सम कर देंगे। ये होगा हमारा A11 B12 प्लस A11 B22, ठीक है। चलिए, तीसरा हमारा फिर ये वाली रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले कॉलम के साथ करेंगे, से A21 B11 प्लस A21 A22 B21,
यहाँ पे करेंगे तो A21 B12 प्लस A22 B22, ठीक है, समझ आया होगा। पहले इस रो की इस कॉलम के साथ करेंगे, फर्स्ट की फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ, दोनों को सम कर देंगे। फिर इसी रो की सेकंड वाले के साथ करेंगे, फिर दूसरी रो को उठाएंगे, फर्स्ट वाले के साथ करेंगे, फिर सेकंड वाले के साथ करेंगे, फिर हमारा 2/2 का रेडी हो गया, ठीक है। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। इसकी पहले इसके साथ करेंगे 1 2 1 मल्टीप्लाई 2, इसके साथ करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। इस पूरी रो की इस कॉलम के साथ हो गई। अब इस रो की दूसरी कॉलम के साथ करेंगे 1/1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। अब करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। अब करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। ये हो गई हमारी सो, ठीक है। ये रो उठाई, पहले वाले की पहले वाले के साथ, दूसरे वाले की दूसरे वाले के साथ सम कर दिया। यही रो उठाई, पहले वाले की पहले वाले के साथ, दूसरे वाले के दूसरे वाले के साथ सम कर दिया। अब ये रो उठाई, पहले वाले की पहले वाले के साथ, दूसरे वाले के दूसरे वाले के साथ, ये सम कर दिया। फिर यही रो उठाई, पहले वाले की पहले वाले के साथ, दूसरे वाले की दूसरे वाले के साथ, और ये सम कर दिया, ठीक है। अब इसको ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 5, और ये हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। और देखते हैं इसका एक एग्जांपल कोई, जैसा हमारा फर्स्ट हो गया 2 1 1 3, और दूसरा हो गया हमारा 1 2। तो इसका ऑर्डर क्या है भैया 2/2, इसका ऑर्डर क्या है भाई 2/1। तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/1, ये 2 और ये 1, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, 2 1 जा 2, इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 1 2 जा 2। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 1 1 जा 1 प्लस 3 2 जा 3 की मल्टीप्लाई दूसरे वाले के साथ करेंगे 6। तो ये हो गया हमारा 4 7, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। और देख लेते हैं लास्ट एग्जांपल 3/, किसी का 3/, का कर लेते हैं। थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, फिर भी करते हैं 3 4 5 1 2 1 1 3 2। इसकी मल्टीप्लाई करता हूं मैं, ये 3/3 का है, और मैं कोई 3/1 ले लेता हूं, 3 1 4, ठीक है। ये मैं मल्टीप्लाई करूंगा। फर्स्ट रो की पहले इस रो की करो इस कॉलम के साथ, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 5 4 जा 20, ये खत्म। दूसरी रो की 1 3 जा 3, 2 1 जा 2, 1 4 जा 4, ठीक है, समझ आ रहा होगा। अभी इस रो की भी मैंने सबकी एक एक के साथ अलग अलग कर दी। तीसरे वाली रो उठाएंगे, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, ये सबका सम कर दो, ये हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। एक 3/3 की 3/3 के साथ देख लेते हैं, 3 4 1 2 1 3 1 4 1। दूसरा मैट्रिक्स है हमारा 1 1 2 2 2 3 3 4 1, ठीक है। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 3 1 जा 3 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 1 3 जा 3 हो गई। अब इसी रो की दूसरे इस कॉलम के साथ, तो ये हो गया हमारा 3 1 जा 3 4 2 जा 8 प्लस 4 1 जा 4। अब इसी रो की तीसरे कॉलम के साथ, ये होगा हमारा 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 1 1 जा 1। अब दूसरी रो को उठाएंगे, दूसरी रो की पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे सेम, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 3 3 जा 9। अब इसी रो की हम दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे कॉलम के साथ, 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 4 जा 12। अब इसी रो की हम तीसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 3।
ऐसे ही हम तीसरा कर लेंगे। ऐसे तीसरी रो की, इस रो की पहले इस कॉलम के साथ करेंगे, फिर इसी रो की इस कॉलम के साथ करेंगे, फिर इसी रो की इस कॉलम के साथ करेंगे। तो यहाँ वाला एलिमेंट, यहाँ वाला एलिमेंट, यहाँ वाला एलिमेंट हमें मिल जाएगा, सबका सम करके एक नया मैट्रिक्स बना देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन आपको समझ आया होगा। तो ऐसे बस सिंपली जस्ट किन्हीं भी दो उनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि मल्टीप्लाई में हम ऑर्डर का ध्यान रखते हैं कि ऑर्डर सही पता करते हैं कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि जो हमारा मल्टीप्लाई है वो क्या कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर एडिशन में हमने पढ़ा था कि a प्लस बी हमेशा b प्लस ए के इक्वल होगा, ये था हमारा एडिशन का। जब हम योग कर रहे हैं, जब हम सम कर रहे हैं, हाँ तो ये होगा a प्लस बी, दो मैट्रिक्स का सम करेंगे तो वो b प्लस ए के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था एडिशन का। लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की बात करें तो ए बी बी ए के इक्वल नहीं होगा। ए बी बी ए के इक्वल क्यों नहीं होगा? ए हमारा एक मैट्रिक्स है भाई, ए आई जे 3/2। दूसरा हमारा मैट्रिक्स है बी बी आई जे 2/1। अच्छा, ए बी की मल्टीप्लाई पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, क्योंकि दोनों के ये बीच वाले सेम है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल है। क्या बी ए की मल्टीप्लाई पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसके अगर मैं इसको पहले रखूंगा और इसको बाद में रखूंगा तो बी की इसके नंबर ऑफ कॉलम चेक करेंगे और इसके नंबर ऑफ रो चेक करेंगे जो कि डिफरेंट है, तो बी ए पॉसिबल ही नहीं है, तो इक्वल कहां से होगा? तो ए बी आप किसी भी इसमें उठाओगे तो ए बी बी ए के कभी इक्वल नहीं होगा। हमारा सिर्फ एक ही इसमें पॉसिबिलिटी है कि इफ ए बी बी ए के इक्वल तभी होगा जब दोनों हमारे क्या हैं, एक तो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर वो होंगे तो उनके ऑर्डर क्या होंगे? दोनों के सेम। ये 2/2 का तो ये भी 2/2 का, ये 2/2 का तो ये भी 2/2 का, ये 3/3 का तो ये भी 3/3 का। ठीक है, दूसरा बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ की अगर मैं बात करूं तो हमारा अगर ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, क्या ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसके बाद में ए की मल्टीप्लाई करूंगा या इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसके बाद सी की मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों वैल्यूज हमेशा इक्वल आएंगे। ठीक है, इसको आप प्रूव भी खुद से कर सकते हो। कोई भी बी सी ऐसा ले सकते हो जिनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, उसमें फिर बाहर से किसी भी ए की मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसकी मल्टीप्लाई भी इन दोनों की मल्टीप्लाई से पॉसिबल होनी चाहिए, उसमें आप खुद से ऑर्डर ले सकते हो। ठीक है, इसमें आप खुद से कोई भी तीन मैट्रिक्स लेकर ट्राई कर सकते हो, लेकिन इन तीनों के ऑर्डर्स ऐसे होने चाहिए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो भी आए वो ए के साथ भी मल्टीप्लाई हो सके। यहाँ पे ए बी का मल्टीप्लाई करके जो भी मैट्रिक्स आए वो सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो सके। समझ रहे होंगे मेरी बात? जैसे मैं फर्स्ट वाले का देखता हूँ, इधर वाले का देखता हूँ। मान लो बी का हमारा ऑर्डर है 3/2, सी का हमारा ऑर्डर है 2/1, तो हमारा बीसी क्या आ गया? बीसी हमारा आ गया 3/1। तो हमारा जो ए होगा, हमें ए बी सी निकालना है, तो हमारा ए भी क्या होना चाहिए? n बाय कुछ भी नंबर हो, इधर n/3 होना चाहिए। लास्ट में इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके 3 होने चाहिए। ठीक है, तब ये पॉसिबल है। ऐसे इधर ए बी सी, अब मेरे को चाहिए ए बी हमारा क्या हो जाएगा भाई? ए बी हो जाएगा हमारा n/2 और सी हो जाएगा हमारा 2/1। तो ए बी सी अगर मैं इसका लास्ट फाइनल उत्तर निकालूंगा तो ये हो जाएगा n/1। ठीक है, तो हम कोई भी तीन ऐसे मैट्रिक्स ले सकते हैं, यहाँ से मैट्रिक्स ले सकते हैं और ये दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हमेशा इक्वल आएंगे। तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, बस ये आपको पता होना चाहिए, इतना ही भी बोलते हैं। ठीक है, चलो
अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये क्या बोलता है कि अगर हमारा कोई भी मैट्रिक्स ए बी प्लस सी में मल्टीप्लाई करे तो ए बी प्लस ए सी के इक्वल होगा। हाँ इक्वल होगा, लेकिन हमारे ए की मल्टीप्लाई बी में भी होनी चाहिए, ए की मल्टीप्लाई सी में भी होनी चाहिए। ठीक है, और इन दोनों के ऑर्डर हमेशा सेम होंगे तभी इनका सम हो पाएगा। आपको पता है एडिशन की प्रॉपर्टी की, दोनों के ऑर्डर जब तक सेम नहीं होंगे, जब तक दोनों का सम नहीं होगा, ऑर्डर सेम होंगे तभी सम होगा। ध्यान से सुनो मेरी बात, ऑर्डर सेम होंगे तभी सम होगा। फिर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए की मल्टीप्लाई बी में अलग से करेंगे, ए की मल्टीप्लाई सी में करेंगे, तब भी दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स उठा के आप देख सकते हो। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर मैं बात करूं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो वो भी है कि इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। ये हो गई हमारी मल्टीप्लिकेशन की बात। अब हम देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हमारा नया जो कॉन्सेप्ट है इसके बाद का, वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है भाई, किसी भी मैट्रिक्स को, कोई भी हमारा मैट्रिक्स है ए आई जे, उसका ऑर्डर है m मल्टीप्लाई बाई n। अगर हम इसका ऑर्डर ही चेंज कर दे, रो को कॉलम बना दे और कॉलम को रो बना दे, तो यही होता है हमारा ट्रांसपोज। और किसी मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो उस पर लिख दे, उसको ऐसे डिनोट करते हैं ए डैश। ठीक है, ए डैश से करते हैं या ए टी से करते हैं। ठीक है, ये किसी मैट्रिक्स का क्या होता है, ट्रांसपोज। जैसे अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट रो है इसको मैं फर्स्ट कॉलम बना दूंगा 1 2, दूसरी रो है इसको दूसरा कॉलम बना दूंगा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ए है, तो ये हमारा ए ट्रांसपोज है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। जैसे और भी मैट्रिक्स का देख सकते हैं, मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, मैं 3x3 का कोई मैट्रिक्स लेता हूं। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ, ये अगर हमारा ए है तो ए का ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा भाई, ये रो है इसको कॉलम बना दूंगा 3 4 3, ये रो है इसको कॉलम बना दूंगा 2 1 2, ये रो है इसको कॉलम बना दूंगा 5 7 2। ठीक है, तो हम किसी भी अगर मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम को एक्सचेंज कर दे तो वो उसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का भी अगर ट्रांसपोज कर दे तो वही मैट्रिक्स स्वयं आ जाएगा। अगर मैं इसका दोबारा ट्रांसपोज कर दूं तो मुझे वापस से यही मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, मैंने आपको किसी भी मैंने शायद स्केलर से मल्टीप्लाई करने का आपको बताया था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में, ये मेरा मैट्रिक्स है 2 1 2 2, अगर इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इस मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6। ठीक है, ये मैंने बताया था। चलिए, इसी से क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारा है, अगर हमारा कोई भी मैट्रिक्स है कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारा है और मैंने उसमें k से मल्टीप्लाई की है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज करूं तब भी हम k को बाहर निकाल सकते हैं, वो अंदर a का ट्रांसपोज ही बचेगा। ठीक है, अगर हमारे दो मैट्रिक्स के सम करके उनका ट्रांसपोज करूं या दोनों का ट्रांसपोज करके सम करूं तो वो दो इक्वल होगा। किसी भी मैट्रिक्स के सम करके ट्रांसपोज करूं या उनका ट्रांसपोज करके सम करूं तो वो हमेशा इक्वल होंगे। ए बी की मल्टीप्लाई करके अगर मैं उसका ट्रांसपोज करूं तो वो इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। बी का पहले ट्रांसपोज करेंगे फिर ए का ट्रांसपोज करेंगे, तब इनकी मल्टीप्लाई ए बी के होल ट्रांसपोज के इक्वल होगी। ठीक है,
ये इसमें 4 पॉइंट्स है। इसके आगे समझते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। पहले बात करते हैं सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं भाई। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करूं तो वो उसके इक्वल आ जाए तो इसे बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, √3 2 3 2 -5 -1 3 -1 1। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो क्या होगा, मैं इस रो को कॉलम में लिख रहा हूं √3 2 3। नाउ मैं इस रो को कॉलम में लिख रहा हूं -2 -5 -1। नाउ मैं थर्ड रो को कॉलम में लिख रहा हूं 3 -1 1। तो आप देख सकते हैं दोनों ही मैट्रिक्स सेम है। ट्रांसपोज करने के बाद भी, ए का ट्रांसपोज करने के बाद भी एक एक वाला है, इसे ही बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है भाई, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा हमारा नाम आया स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसके निगेटिव के इक्वल आ जाए तो इसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। इसका एग्जांपल देखते हैं भाई। A इज इक्वल टू, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 0 -1 -2 1 2 0 3 -3 0। इसका ट्रांसपोज करना जरा, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 -1 -2, ये हो जाएगा हमारा 1 0 -3 2 3 -2। ठीक है, अगर मैं इसमें से माइनस बाहर कॉमन लूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये हो जाएगा -1, ये 0, ये 3, ये -2 -3 2। माइनस कॉमन लिया तो ये मैट्रिक्स के इक्वल आ गया ए के, तो हम कह सकते हैं ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -8। तो ये अगर ए का ट्रांसपोज करने पे वो इसके निगेटिव के इक्वल आ जाए कोई भी मैट्रिक्स, तो इसे बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, होप बात समझ में आई होगी आपको। चलिए, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स को मैं स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं। कैसे, अगर मैं ए को ऐसे लिखूं हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, तो ये जो मैट्रिक होगा ये होगा सिमेट्रिक, और ये जो मैट्रिक होगा ये होगा स्क्यू। ठीक है, मतलब क्या है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। अगर मैं a प्लस ए डैश कर दूंगा तो वो मैट्रिक्स जो भी हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। a माइनस ए अगर मैं मैट्रिक्स निकालू तो ये जो भी मैट्रिक्स आएगा ये खुद बे खुद स्क्यू सिमेट्रिक होगा। चलो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक 2x2 का रखते हैं, 2 5 3 1, ये हमारा ए है। ए डैश निकालना तो भैया मैं इवन नंबर्स ले लेता हूं ताकि हम 2 से डिवाइड भी कर पाए। 4, ये हो गया 8, ये हो गया 6। ए डैश क्या हो गया भाई हमारा 2 6 4 8। ठीक है, ये ट्रांसपोज हो गया। अब मेरे को चाहिए हाफ ए प्लस ए डैश, करना सम 2 2 4, 4 का हाफ हो गया 2।
6 4 10 हाफ हो गया 5, 6 4 10 हाफ हो गया 5, 8 8 16 हाफ हो गया 8। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स आया P। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं P का, तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 2 5 5, मतलब P क्या है, P P डैश के इक्वल है। तो ये क्या हो गया हमारा सिमेट्रिक, ये हमारा हो गया सिमेट्रिक। समझ आया? अब मेरे को निकालना है इसकी सिमेट्रिक, तो वो बताया था मैंने, अगर मैं इसको Q लूं तो हो जाएगा हाफ A माइनस A डैश। चलो करते हैं, यहां से निकालते हैं, A माइनस A डैश करके हाफ निकालते हैं, तो मैट्रिक्स आएगा 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 6 माइनस 2 हाफ करेंगे तो माइनस 1, 6 माइनस 4 2 हाफ करेंगे तो 1, 8 माइनस 8 0। ये आ गया मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो ये हुआ हमारा 0 माइनस 1 1 0। तो हम यहां से समझते हैं कि Q का जो ट्रांसपोज आया वो माइनस Q के इक्वल आया, तो ये हमारा इसकी सिमेट्रिक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक सिमेट्रिक और एक इसकी सिमेट्रिक की फॉर्म में। ठीक है, यहां से आप समझ में आपको। चलिए भैया, अब कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स समझ लेते हैं। अब कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स समझ लेते हैं, ये हमारा लास्ट होगा। हाँ, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मैं जो भी पढ़ा रहा हूं आपको, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल इजी रहेगा। आप इन कॉन्सेप्ट को पढ़ के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैट्रिक्स के सिर्फ भी उठा के अभी डिटरमिनेंट्स के करोगे, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं क्वेश्चन पेपर में वो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स दोनों से आते हैं और एक साथ ही आते हैं। तो अभी अगर आप मैट्रिक्स के सिर्फ आप करोगे तो बिल्कुल ये श्योर हूं कि 70 to 80% खुद से भी कर लोगे ट्राई करके। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं खुद कराऊंगा आपको वैसे तो सब, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आप थोड़ा ध्यान से पढ़े, उसके बाद मेरे साथ क्वेश्चन सोल्व करें, और फिर जस्ट एग्जाम तक ऐसे करते करते साथ में रिवीजन करते 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 एग्जाम में जैसे ही आप जाओगे तो भाई फोड़ के आओगे। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को हम पहले देखते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, किसी भी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हमारा 1 के इक्वल आएगा। ये हमारा 1 के इक्वल आएगा। 1 के इक्वल आएगा, या जो हमारा मैट्रिक्स है वो I के इक्वल आएगा। I मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो हमारा होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, या अगर मैं इसको I हमारा अगर 2/2 में रखूं तो ये होगा 1 0 0 1। ठीक है, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये मैंने बताया आपको ऑर्थोगोनल। अच्छा, जो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं, तो ये हमारे हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। भाई सिमेट्रिक भी तभी हो सकता है, स्क्वायर सिमेट्रिक भी तभी हो सकता है अगर हमारा मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर है। ट्रांसपोज हम किसी का भी कर सकते हैं, ट्रांसपोज हम किसी मैट्रिक्स का उठा के कर सकते हैं। चलिए दूसरा टाइप देखिए, देखना अब इसका दूसरा टाइप बाई कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स देखते हैं। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर अभी नहीं पढ़ा होगा, इमेजिनरी नंबर मैं पढ़ा दूंगा, आपने 11th में शायद से पढ़ा होगा। हमारा एक मैं बता देता हूँ क्या थोड़ा, हमारा इमेजिनरी नंबर I होता है, जिसकी वैल्यू होती है √-। इसको हम इमेजिनरी नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट निकालू तो एक होगा +2, एक होगा -2। ठीक है, +2 -2, मतलब -2 का स्क्वायर करूंगा तब भी 4 आएगा, +2 का स्क्वायर करूंगा तब भी 4 आएगा। तो ऐसा मैं किसका स्क्वायर करूं कि -4 मेरे पास आए।
तो ऐसा किसी नंबर का स्क्वायर पॉसिबल ही नहीं है, तो हम इस -4 के स्क्वायर रूट को इमेजिनरी नंबर बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं कि ये नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो इसे आयोटा से हम लिखते हैं, आयोटा इज इक्वल टू होता है रूट -1। जैसे मेरे को रूट -4 निकालना है तो मैं ऐसे लिखूंगा रूट -1 इंटू 4, और ये 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और ये अंदर हो जाए आई, तो इसे लिखेंगे 2i। तो हमारे पास मैट्रिक्स, मैंने जैसे आपको बताया था कि मैट्रिक्स जो होगा हमारा एक रेक्टेंगुलर एरे में एलिमेंट जो मैट्रिक्स के होंगे वो नंबर भी हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो अगर हमारा है 1 - 2i, और हमारा ये है 2i, और ये हमारा है 3i, इस टाइप का अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का मैट्रिक्स है। ठीक है, ठीक है। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में क्या होता है कि हम सिर्फ आई के साइन चेंज कर देते हैं। अगर कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालना है, इसको डिनोट करते हैं कि मैं ए को का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होगा ए बार, ये होगा क्या 1 + 2i, ये हो जाएगा -2i, ये हो जाएगा -3i। ठीक है, सिर्फ आयोटा का जो कोएफिशिएंट होगा उसका साइन हम चेंज कर देंगे। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स समझ आया? इसमें मैं दो मैट्रिक्स बता देता हूँ, दो और इसके स्पेशल टाइप्स हैं, वो कॉन्जुगेट से समझ में आया होगा। तो फिर कॉन्जुगेट को हम आगे भी करेंगे, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इसमें भी करेंगे, और जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो उसमें भी करेंगे। तो अगर आपको अभी ये क्लियर नहीं हुआ होगा तो तब हो जाएगा। अब इसके हम दो पार्ट होते हैं कॉन्जुगेट के, एक होता है हेर्मिशियन मैट्रिक्स और दूसरा होता है स्क्यू हेर्मिशियन। ठीक है, हेर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मैं ए बार किसी भी मैट्रिक्स का पहले तो कॉन्जुगेट करूं, उसके बाद में कॉन्जुगेट करने के बाद अगर उसका ट्रांसपोज निकाल दो तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हेर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करूं और उसका ट्रांसपोज करूं और वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो इसे बोलते हैं स्क्यू हेर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ आया होगा। इसमें बस अभी किसी भी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालना, और दूसरा टॉपिक है हमारा किसी मैट्रिक्स की एक तो इनवर्स वैल्यू, एक तो किसी भी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालना, दूसरा हमारा एडजॉइंट निकालना किसी भी मैट्रिक्स ए का, और तीसरा हमारा इनवर्स फाइंड करना। ये तीन हमारे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट रहते हैं। ये एक छोटी सी क्लास में तीनों कॉन्सेप्ट मैं आपके कंप्लीट करा दूंगा। जैसे ये कंप्लीट होंगे तो मैं आपको PYQ सोल्व कराऊंगा। ठीक है, आप लोग अगर आपने वही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार कर लीजिएगा। अपने जो दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके जानने में कोई भी है, अगर वो एनडी की प्रिपरेशन करे तो आप क्लासेस सेंड कर दीजिएगा। मैं गारंटी देता हूँ अगर मेरे साथ मेहनत करेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मैथ्स का पेपर क्वालिफाई करके ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।